वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ पीजीपी। इस लेक्चर से मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि कौन सा सेक्शन कौन से लेक्चर में कवर होगा, पर्टिकुलर लेक्चर कितने आवर्स का रहने वाला है, टोटल पीजीपी में कितने आवर्स लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर पीजीपी के कितने होंगे, हमें टोटल पीजीपी कैसे कवर करना है, कितने आवर्स के अंदर कवर करना है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको कंप्लीट डिटेल इस लेक्चर से मिलने वाली है। पीजीपी आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, ए कैटेगरी का है, हर अटेम्प्ट के अंदर 14 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता ही आता है। ओके, ए कैटेगरी का है। पहला लेक्चर जो होगा हमारा सेक्शन 37 को क्या करेगा, कवर करेगा। आपको पहले बता दूं, पीजीपी की जो शुरुआत होती है उसका चार्जिंग सेक्शन जो है वो सेक्शन 28 है, लेकिन हम पीजीपी की शुरुआत सेक्शन 37 से करेंगे। कहने का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैं उन्हीं सेक्शन को सबसे पहले पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए कैटेगरी के, बाद में बी कैटेगरी और लास्ट में कराऊंगा कौन सा, सी कैटेगरी। सेक्शन 37 आपको ओवरव्यू भी दे देता हूं कि क्या कवर होने वाला है। सेक्शन 37 होता है डिडक्शन का, जो एक्सपेंसेस 30 से लेकर 36 तक स्पेसिफिकली कवर नहीं होते, क्योंकि दुनिया भर के खर्चे होते हैं और हर खर्चों के लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन नहीं बनाया जा सकता लॉ के अंदर उसके लिए। तो एक जनरल सेक्शन होता है सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 वैसे समझने के लिए बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका जो एग्जाम में आता है वो हमेशा केस बेसिस आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। 1.5 आवर्स का रहने वाला है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा हर केस का कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है, किसकी डिडक्शन मिलनी है, किसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलनी है। मतलब जो क्वेश्चंस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको लेक्चर के अंदर प्रोविजन वाइज ही क्या कर दूंगा, यहां पर बता दूंगा। ए कैटेगरी का सेक्शन है 1.5 आवर्स का है और वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्या कर दिया गया है, मार्क करा दिया गया है। और इस सेक्शन से हम अपने पीजीपी की क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। लेक्चर नंबर जो 2 है वो हमारे कितने आवर्स का रहेगा, 3 आवर्स का रहेगा। इसके अंदर हम वेरियस सेक्शन कवर करेंगे, जैसे सेक्शन 40 उसका क्लॉज ए कवर करेंगे। ये सेक्शन होता है किसका, डिसअलाउंस का। ओवरव्यू भी दे देता हूं। बेसिकली पीजीपी हमारे लिए जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो क्या पार्ट है, डिसअलाउंस वाला, कि कौन से एक्सपेंसेस क्या है, डिसअलाउ है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर आपको टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा या उसको आपने डिपॉजिट नहीं कराया, तो उस केस में जो डिसअलाउंस होती है उसके लिए 40 क्लॉज ये बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन है ये। इसके बाद में हम सेक्शन 40 ए क्या करते हैं, कवर करते हैं। अगेन ये डिसअलाउंस वाला सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर इसमें कई सबसेक्शन भी है, सबसेक्शन 2 भी है, सबसेक्शन 3 है। दोनों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए हर अटेम्प्ट के अंदर हमको उसका सामना होगा, हर न्यूमेरिकल में होगा। इसके अंदर ये बात बताई जाती है कि अगर कोई आपका स्पेसिफाइड पर्सन है, मतलब मान लीजिए कोई रिलेटिव है, उसको अगर आप जरूरत से ज्यादा पेमेंट कर देते हो, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो वो एक्सेस वाला क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई खास है, ज्यादा पेमेंट कर दो तो डिडक्शन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम एक 40 सबसेक्शन 3 भी पढ़ेंगे, जिसमें कहा जाएगा अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा एक दिन में एक व्यक्ति को अदरवाइज अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस, इनके अलावा क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो वो पेमेंट क्या होता है, डिसअलाउ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझने के लिए बड़ा आसान है। ओके, इसके बाद में हम इसमें कवर करेंगे 43 बी कवर करेंगे। 43 बी हमें बताएगा कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनकी डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगी। भले ही आप मर्केंटाइल एक्रूअल सिस्टम भी क्या कर लो, फॉलो कर लो, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनके अगर आप प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर दोगे या रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक पेमेंट कर दोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। मतलब पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्शन मिलनी है, भले ही आप कोई सा भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या कर लो, फॉलो कर लो। तो कुछ स्पेसिफाइड क्या है पेमेंट है, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 43 सी भी कवर कराया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष, मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर हम बताएंगे जैसे कि हमारा कोर्स है, मान लीजिए फेस टू फेस बैच है। मार्च में क्या हुआ, चालू हुआ, ठीक है, मार्च में चला, अप्रैल चला, मई चला, 3 महीने एग्जाम, 3 महीने क्या चला, बैच चला। अब मार्च से अप्रैल में गए ना, तो क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, हमारा बदल गया। हमने बच्चों से फीस ली तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि मैं उस फीस को अपनी कौन से फाइनेंशियल ईयर की, कौन से प्रीवियस ईयर की क्या मानू, रिसिट मानू, क्योंकि बैच तो मेरा क्या चला, मार्च में चला। अब मार्च 2023, अप्रैल 2023 और क्या है, मई 2023। तो इसमें 2 प्रीवियस ईयर आ गए।
तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है चलता है, तो उस स्थिति में हम अपने रेवेन्यू को कौन से प्रीवियस ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बारे में 43 सीबी बना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत सिंपल है, छोटा सा सेक्शन है। तो ये हमारे टोटल 3 आवर्स लगेंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बता दिया। मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस होंगे उनको सबसे पहले कवर कराऊंगा। मेरा पर्पस ही यही है, एग्जाम में मार्क्स के लिए क्या करना, प्रिपेयर करना। ओके, इसके बाद में हमारा लेक्चर नंबर 3, आपको यहां बता दूं टोटल हमारे 8 लेक्चर्स होने वाले। 8 लेक्चर्स के अंदर पीजीपी कंप्लीट कर लेंगे। पीजीपी बहुत बड़ा टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कैटेगरी का 14 मार्क्स का, उसको हम 8 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लेंगे। इसके बाद में हमारा जो थर्ड लेक्चर है, देखिए क्या है कवर वो तो बताता हूं, लेकिन ये बता देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है हमको उसको और ज्यादा स्पीड से क्या कर लेना है, सुन लेना है। ठीक है, इसके अंदर हम वेरियस सेक्शन कवर करेंगे। 41 सबसेक्शन 1 है, 41 सबसेक्शन 1 बताएगा जैसे कोई एक्सपेंडिचर जिसकी डिडक्शन मिल गई पहले, बाद में उसका मान लीजिए किसी भी तरीके से रिफंड क्या हो जाता, मिल जाता। कोई मान लीजिए जीएसटी है, उसका हमको क्या मिल गया, रिफंड मिल गया। ठीक है, कोई क्रेडिटर था, उसने अपनी लाइबिलिटी क्या कर दी, माफ कर दी कि ठीक है कोई बात नहीं यार, पेमेंट मत करना, मैं तुम्हारी लाइबिलिटी क्या कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसकी हम कभी डिडक्शन ले लेते हैं, बाद में उसकी माफी मिल जाती है, रिफंड मिल जाता है, रेमिशन मिल जाता है, लाइबिलिटी सीज हो जाती है, तो उसको हम इनकम मान लेते हैं। ऐसा 41 सबसेक्शन 1 में हम पढ़ने वाले रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेमिशन, सीसेशन ऑफ क्या, ट्रेडिंग लाइबिलिटी के नाम से। अगला सेक्शन हम कवर करेंगे फिल्म प्रोड्यूसर का। किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अभी तक ही उसको न्यूमेरिकल देते ही नहीं है। समझने के लिए बड़ा आसान भी रहेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम ये समझेंगे जैसे कि मान लीजिए कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, उसने फिल्म बनाई, 100 करोड़ की क्या बनाई है, फिल्म बनाई है। ठीक है ना, अब फिल्म के वो क्या करेगा, राइट्स बेचेगा, फिल्म क्या होगी, थिएटर्स के अंदर एग्जिबिट होगी, वहां से क्या कमाएगा, पैसा कमाएगा। तो जो 100 करोड़ उसने क्या लगाए, मूवी में लगाए, उसकी डिडक्शन वो कैसे लेगा, कौन सी ईयर में लेगा, जिस ईयर में रिलीज हुई उस ईयर में लेगा, जिस ईयर में बनी उस ईयर में लेगा, जिस ईयर में डिस्ट्रीब्यूशन राइट दिए उस ईयर में लेगा। ठीक है, तो वो कौन सी ईयर में क्या करने वाला है, लेने वाला है, उसके बारे में ये एक सेक्शन हम यहाँ पर फिल्म प्रोड्यूसर का यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिल्म प्रोड्यूसर एंड फिल्म कैन डिस्ट्रीब्यूटर, समझने के लिए बड़ा आसान है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 14A, सेक्शन 14A में आपको ये सिखाया जाएगा कि बेसिकली जो आप जानते हो भाई, जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है उसके रेस्पेक्ट में किए गए एक्सपेंडिचर की डिडक्शन हमें नहीं मिलती है, क्योंकि इनकम टैक्स एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। भाई उसी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी जिसकी जो इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है, उसी के रेस्पेक्ट में किए गए एक्सपेंडिचर की मिलेगी, जो नहीं है उसके रेस्पेक्ट में नहीं मिलेगी। तो बस यही हमको सेक्शन 14A बताएगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम है। ठीक है, ये भी पूरा लेक्चर ही मैंने कहा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन 44C है। सेक्शन 44C आपको ये सिखाएगा जैसे कि मान लीजिए फॉरेन कंपनी है विदेश के अंदर, आप उसकी इंडिया में ब्रांच हो, हेड ऑफिस आपका कोई क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है, या फिर कोई विदेशी कोई दूसरी ब्रांच भी क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। तो उन्होंने जो क्या करे, एक्सपेंडिचर करे हैं, क्या उनकी हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। उन्होंने कोई एक्सपेंडिचर हमारे लिए करा, ठीक है, या कोई एक्सपेंडिचर हम सब ब्रांचेस के लिए करा, तो उसके हमें डिडक्शन मिलनी है नहीं मिलनी है, उसके रेस्पेक्ट में एक सेक्शन 44 क्या होता है, सी होता है, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर टू ब्रांचेस ऑफ क्या है, फॉरेन कंपनीज। ठीक है, तो ये इस सेक्शन में हमको क्या मिलता है, सीखने को मिलता है। अगेन ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, लेस। फिल्म प्रोड्यूसर तो मैंने कहा ना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 ने कुछ विशेष कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 44 बहुत ही लेस के इंपॉर्टेंट है, सुन लिया बस हो गया। ठीक है, बस हो गया। सेक्शन 145B, 145B बताएगा भाई कुछ सर्टेन ऐसी रिसिट्स है जिसकी टैक्सेबिलिटी का वो ईयर बताएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको कंपनसेशन मिल रहा है, कंपनसेशन पे ब्याज मिल रहा है, आप कोई सा भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर लो, ये सेक्शन बताएगा भाई जो कंपनसेशन का ब्याज होता है या एनहांस कंपनसेशन का ब्याज होता है वो उसी ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में वो रिसीव हुआ हो। या फिर मान लीजिए प्राइस बढ़ा देते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्राइस एस्केलेशन क्लॉज भी होता है कि भाई मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, लेबर की प्राइस भी बढ़ गई, तो मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो ये सेक्शन है, ये बताएगा कि ऐसी स्थिति में उस रिसीट को कौन सी ईयर में क्या करना है, टैक्स करना है। मतलब टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन क्या इनकम, जैसे इंटरेस्ट हो गया, प्राइस एस्केलेशन क्लॉज हो गया, या कोई सब्सिडी वब्सिडी है, कैश रेमिटेंस मिल गया, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया है, ग्रांट मिल गई है, तो उसके बारे में है।
43A और 43AA ये बताएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के बारे में। बाहर से कोई असेट खरीद लिया, लोन लेके खरीदा है, जब खरीदा मान लीजिए एक्सचेंज रेट 70 रुपए थी, जब पेमेंट कर रहे हो तो 80 रुपए हो गई या 65 रुपए हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो आपको नुकसान हो रहा है या जो फायदा हो रहा है उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। आप उसको मशीन की कॉस्ट में जोड़ोगे, मशीन की कॉस्ट में से क्या करोगे, घटाओगे, तो उसके बारे में ये सेक्शन दिया है। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, फ्लक्चुएशन हो गया। लगाएंगे 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे आपको पहले ही मालूम पड़ गया है शुरुआत में कि जो लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं वो क्या कवर होगा और वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहुत ही जोरदार और बहुत शानदार बात है प्रिपरेशन करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट होगा हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम कवर करेंगे हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर अटेम्प्ट के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन मिलना ही मिलना है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले देखो, पहले दो में तो मैंने क्या लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा, यहां वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, जबकि मैं कह रहा हूं हर अटेम्प्ट में आता है। तो बेसिकली जो हमारे एग्जाम में आता है ना, वो इतना टफ नहीं आता, बड़ा सिंपल सा आता है। सिंपल सा क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन 2 लाख है और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बन रहा है 1.5 लाख। तो भाई बुक्स वाला जो डेप्रिसिएशन है उसको तो आप एड बैक कर दो, अगर पीएनएल में डेबिट कर दिया, और इनकम टैक्स वाला क्या करो, लेस करो। तो जो ट्रीटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो तो बड़ा सिंपल है, या फिर डेप्रिसिएशन की रेट वेट है तो बड़ा सिंपल आता है, लेकिन हर अटेम्प्ट के अंदर आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लगेंगे 3.5 आवर्स लगेंगे, क्योंकि एक डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें हम दो सेक्शन कवर करेंगे, 32 और 43 क्या करेंगे, 1 करेंगे। 43 1 होता है एक्चुअल कॉस्ट का, कि अगर आपने कोई असेट मशीन जो भी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं या नहीं बनते, लोन लिया तो उसका ब्याज जो चुका रहे हो वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, तो वो एक्चुअल कॉस्ट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इंपॉर्टेंट है, 3.5 आवर्स का यहाँ पर लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद में लेक्चर नंबर 5, बहुत सारे सेक्शन कवर करेंगे देखो, लेकिन खास बात की इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इससे ये मालूम पड़ता है इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें हैं वो कम है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बहुत सारे क्या है, सेक्शन है। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चे को मालूम ही नहीं होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तो जो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है उसको ये लगता है कि मेरे को हर चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज लर्न करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो जब एग्जाम टाइम आता है, न्यूमेरिकल करता है, तब उसको मालूम पड़ता है यार इन सेक्शन पे तो कोई चीज पूछी नहीं गई है और मैंने तो यूं उस पर इतना फोकस कर दिया। वैसा ना हो हमारे किसी स्टूडेंट के साथ, इसलिए आपको बता रहा हूं, ये इतने सारे सेक्शंस क्या करेंगे, कवर करेंगे, 9 सेक्शंस, लेकिन 9 में से सिर्फ एक को मैंने हाईलाइट करा है और बाकी पूरे लेक्चर को मैंने बोल रखा है इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ये 4 आवर्स का लेक्चर है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट है उसमें हमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। जैसे पहले लेक्चर कितना था, 1 पॉइंट कितने का था, 5 आवर्स का ही था, और ये 4 आवर्स का होकर भी क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब है स्ट्रेटेजी के साथ में, सही गाइडेंस के साथ में क्या करी जाए, प्रिपरेशन की जाए, तो बहुत हम अच्छी मेहनत करके शानदार मार्क्स ला सकते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर भी, ठीक है। कई सेक्शन कवर करेंगे, 33A भी है, टी रबड़ कॉफी का नाबार्ड खाते में पैसा जमा करा दिया, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च का है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि अब ये सेक्शन ऐसा हो गया, अब अमेंडमेंट के बाद में, ठीक है, ऐसा हो गया कि बड़ा सिंपल सा हो गया। पहले होता था 125% डिडक्शन, 150% डिडक्शन, 175, 200% है, अब सब कुछ ही क्या हो गया, 100% हो गया। तो जब अलग अलग परसेंटेज था ना, तब एग्जाम में क्या था, इंपॉर्टेंट होता था कि भाई पीएनएल में आपने 100% ही डेबिट करा, तब आपको ध्यान होना चाहिए था ये 100% नहीं, या तो 125 की मिलती है तो और 25% क्या करो, डिडक्शन और दो। लेकिन अब क्या करें, अब तो सबके परसेंटेज ही क्या हो गए, 100 हो गए, तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं रहा। लेकिन जब हम पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे तो हमको मिलेगा, हमको पॉइंट मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। एल्स आज के हिसाब से कुछ क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 35A डबल बी टेली कम्युनिकेशन का, जैसे कि होता है ना, एयरटेल है, वोडाफोन है, इनको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पेक्ट्रम फीस क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। मान लो 100 करोड़ का आपको लाइसेंस मिला है, ठीक है, और 10 साल के लिए मिला है, तो उसकी रिडक्शन आपको कैसे 10 साल में मिलेगी, वैसा है, कुछ नहीं आता एग्जाम के अंदर। बिल्कुल भी क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा ध्यान देना ही नहीं। सेक्शन 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, कंपनी स्टार्ट करने से पहले भी कई खर्चे हो जाते हैं, लीगल वीगल एडवोकेट को फीस देना, फीजिबिलिटी क्या बनाना, रिपोर्ट बनाना,
तो ऐसे कई प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं जिनकी हमको डिडक्शन देने के बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 35D अमलगमेशन डीमर्जर के खर्चे हैं। 35CCC अगर आप किसी को क्या देते हो, पैसा देते हो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। 35CCD स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर रहे हो। तो ये सब सेक्शन है, कुछ विशेष काम के नहीं है, कुछ काम के नहीं है, सुन लिया बस हो गया, सुन लिया बस हो गया और कुछ नहीं है। 35AD कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे, फिर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बिजनेस है जो हम देखेंगे ऐसे कौन से खास बिजनेस है जिन पे हमारा लॉ मेहरबान हुआ है, जिसपे हमको एक साथ ही क्या दे रहा है, डिडक्शन क्या कर रहा है, दे रहा है। सेक्शन 35E प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स, ठीक है, ये कुछ सेक्शंस हैं, बता दिया, बिल्कुल भी क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लिया फटाफट जितना स्पीड से, ठीक है ना, हमारा मतलब सुन सकते हैं, बस वो कर लेना है हमको, ठीक है। इसके बाद में लेक्चर नंबर 6 बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेक्शन 36 एक ही कवर होगा, इसमें वेरियस क्या होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। सेक्शन एक ही है लेकिन वेरियस क्लॉजेस हैं, इसमें कुछ सर्टेन हम क्या पढ़ेंगे, डिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम तो रेलेवेंट ही नहीं है, कुछ एक क्या थोड़ी सी रेलेवेंट है, जैसे एम्प्लॉयर ने आपके पीएफ ईएफ में मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या कराया, कंट्रीब्यूट कराया, उसकी डिडक्शन कैसे मिलती है, तो वो ये है। लगेंगे इसके अंदर 3 घंटे, लेकिन बहुत ही इसमें कुछ सर्टेन क्लॉजेस हैं जो क्या है थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पूरा ही क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो आप देख रहे हैं ना पीजीपी में देखो तो कुछ ही लेक्चर हैं जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैं सारे कह रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, सुन लिया बस, बात खत्म, बात खत्म। लेक्चर नंबर कौन सा है, 7, ये मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, हम कुछ प्रिजम्पटिव पढ़ेंगे, जैसे आपको इंटरमीडिएट का भी ध्यान होगा ना कि 8% 6% होते हैं स्मॉल बिजनेस वाले, ठीक है ना, वो हम क्या पढ़ेंगे, प्रिजम्पटिव पढ़ेंगे। तो कई सेक्शन पढ़ेंगे। 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। 44AB ऑडिट कब करवानी होती है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बात क्या है, 44B है, ठीक है, 44BB ट्रिपल बी, ठीक है। तो ये हमारे हैं एनआर के प्रिजम्पटिव है, ये हमारे एनआर के प्रेजेंटिव है, हाईलाइट करा हुआ है बस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के पहले 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ऑडिट वाला, उसके बाद वाले इंपॉर्टेंट है। एनआर के वेरियस बिजनेस है, उसकी प्रेजेंटिव इनकम कितनी होती है, कहीं 5% है, कहीं 7.5% है, कहीं 10% है, ऐसे 4 क्या है सेक्शंस है, ठीक है, मिनरल्स और सिविल कंस्ट्रक्शन वाले। और 44AD और AE ये हमारे रेसिडेंट वालों के लिए होता है, प्रिजम्पटिव इनकम निकालने का 8% 6% प्रोफेशन के अंदर कितनी होती है, 50% होती है, तो ये प्रिजम्पटिव है, ठीक है। तो ये मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं लिखा, मैंने इसको सिर्फ यहां पर क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है, ठीक है। तो रेयरली काम आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है, काम आ जाता है, कभी कभी आने वाले को भी मैंने क्या कर दिया, इंपॉर्टेंट कर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे कितने आवर्स लगने वाले हैं, 3.5 घंटे क्या करने वाले हैं, लगने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन 28 भी इसमें कवर करेंगे, चार्जिंग सेक्शन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का कुछ भी क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 44AE कवर करेंगे, आपने सुना होगा ट्रांसपोर्ट वाले जो होते हैं, फ्लाइंग, हायरिंग, ठीक है ना, और लीजिंग क्या होती है, गुड्स कैरिज वाले, तो ये प्रिजम्पटिव वाले हैं, प्रिजम्पटिव है, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं। और ये हमारा लास्ट लेक्चर हो गया, लेक्चर नंबर 8, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया। एक ही सेक्शन कवर करेंगे, एक्चुअली फर्म कवर करेंगे, फर्म में एक ही है, सेक्शन 40 क्लॉज बी है, डिसअलाउंस का, भाई कितना पार्टनर को इंटरेस्ट दोगे, कितने की डिडक्शन मिलेगी, कितने की नहीं मिलेगी, किस रेट से मिलेगी, और रेम्यूनरेशन का कितना रेम्यूनरेशन आप दे सकते हो, ठीक है, ये है। बाकी अगले 2 सेक्शन है ना, ये तो बड़े बिल्कुल ही क्या है, चालू सेक्शन है, कुछ खास नहीं है कि भाई फर्म जब अपने प्रॉफिट पे टैक्स देती है तो फर्म के प्रॉफिट में पार्टनर का हिस्सा होगा, वो इनकम टैक्स में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। और एक सेक्शन 78 भी कवर कर लेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का, कि भाई मान लीजिए 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर क्या हो गया, रिटायर हो गया, तो उसके हिस्से का जो लॉस है, फर्म को लॉस हुआ है तो उसके हिस्से का जो लॉस है, क्या फर्म कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, कर पाएगी तो कितना कर पाएगी, वो एक ये इस सेक्शन में क्या होता है, कवर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे का लेक्चर है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें से क्या कर लीजिए, देख लीजिए, टोटल 8 लेक्चर्स हैं, जिसमें से मैंने लगभग 4 एक लेक्चर बताए हैं क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी के 4 एक बताए कि मैंने क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब आधा पीजीपी इंपॉर्टेंट है, आधा पीजीपी तो क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कचरा ही है। इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर लगभग कितने आवर्स लगेंगे, 24 आवर्स लगेंगे कॉन्सेप्ट के अंदर। लेकिन ठीक है, यू आर सपोज टू एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इन मैक्सिमम 15 आवर्स, इन मैक्सिमम 15 आवर्स, इट मींस यू आर रिक्वायर्ड टू
एंड यू आर सपोज टू कंप्लीट इन लेस देन क्या है 15 आवर्स। ठीक है, कैसे आपको इसको मैक्स मतलब मिनिमम 1.5x स्पीड पे तो देखना ही देखना है, और ये आपको कितने आवर्स में कर लेना है, 15 आवर्स में कर लेना है। मतलब ये आपको 6 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है। मतलब विद इन 1 वीक में यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल कॉन्सेप्ट लेक्चर्स ऑफ क्या है पीजीपी, विच विल गिव यू 14 मार्क्स इन एग्जामिनेशन फॉर श्योर। ओके, ठीक है, तो डू कंप्लीट ऑल पीजीपी कॉन्सेप्ट लेक्चर इन मैक्सिमम क्या है 15 आवर्स। कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हो गए, टोटल 8 लेक्चर्स हैं, और टोटल कितने आवर्स के हैं 24 आवर्स के हैं। लेकिन यू आर नॉट सपोज टू डू इन 24 आवर्स, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही समय पे और सही चीज को करना जरूरी है, बस यही स्ट्रेटेजी होती है, ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो पीजीपी करना सबसे पहले ये एक स्ट्रेटेजी है। सेकंड, उसको 24 आवर्स नहीं, उसको 15 आवर्स में कर लेना है। मतलब कितने की वीक के अंदर अंदर, विद इन 1 वीक के अंदर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में हमारे क्या है उसके न्यूमेरिकल लेक्चर्स। न्यूमेरिकल लेक्चर्स ठीक है 15 आवर्स के हैं, इसको आपको कर लेना है लगभग कितने घंटे में, 12 घंटे के अंदर। 12 मतलब मैक्सिमम 12, 12 से आप कम में 10 में कर लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 4 से 5 दिनों के अंदर। इसका मतलब है मैं मानता हूं आप सभी स्टूडेंट को, ठीक है, 11 से 12 दिनों के अंदर अंदर, मतलब लेस देन 2 वीक के अंदर आपका पीजीपी अलोंग विद किसके साथ में न्यूमेरिकल और अराउंड, ठीक है 15 घंटे का मतलब, मेरे 15 घंटे का मतलब है मैंने उसके अंदर, ठीक है, बहुत ईयर्स के क्या कर लिए क्वेश्चंस आपको कवर करा लिए हैं। ठीक है, बहुत ईयर्स के मैंने क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, कवर करा लिए। मतलब मे भी हो सकता है कि शायद 15 साल तक के क्वेश्चन कवर कर लिए, 15 ईयर्स तक के। फिर एक साल में क्या 2 अटेम्प्ट है, मतलब 30 अटेम्प्ट तक के क्वेश्चन क्या कर लिए, कवर कर लिए। ठीक है, तो ये होने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि हाँ 14 मार्क्स, श्योर हो जाओगे 14 मार्क्स हैं। और इसको कितने में कर लें, 11 to 12 डेज, मतलब लेस देन कितने 2 वीक के अंदर आपका 14 मार्क्स श्योर हो जाएगा, अलोंग विद किसके साथ में, न्यूमेरिकल के साथ में। तो ये कंप्लीट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे कवर करना है 14 मार्क्स का कॉन्सेप्ट। एक वीक के अंदर ही क्या हो जानी चाहिए, कवर हो जानी चाहिए। 15 घंटे से ज्यादा लगाने ही नहीं है, लगने ही नहीं चाहिए। 15 घंटे से जितने में कम में करोगे, जितने में कम करोगे, इसका मतलब है आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे से करो। 15 तो मैंने क्या कह रखा है, मैक्सिमम कह रखा है। आप 15 से कम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सही स्ट्रेटेजी पे जा रहे हो। ठीक है, मिशन 70 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये हमारा था जिसमें मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है, जो हमारा पीजीपी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 8 लेक्चर में अंदर कवर कर लेंगे। ओके, तो अब आपको स्ट्रेटेजी बनानी क्या, फॉलो करनी है, फॉलो करनी है। और क्या फॉलो करना है, फॉलो करना है कि आपको 1.5x स्पीड पे तो देखने ही देखने। ठीक है, और जो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको अगर आप 2x पर भी सुन पा रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो 2x पे कर लीजिए। और यकीन मानिए मैं जिस तरह से बोल रहा हूं ना, ये 2x में भी क्या आता है, समझ में आता है आपको, लेक्चर 2x में भी समझ में आएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इनको तो ट्राई करो कि हम इसको 2x स्पीड पे क्या कर लें, देख लें। क्योंकि टाइम सेव करना, टाइम सेव करना मतलब मिशन 70 की तरफ क्या करना है, अपने कदम बढ़ाना है। ठीक है, तो टाइम बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीज है, हमें टाइम सेव करना है। उस सेव करे हुए टाइम के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। और वंस न्यूमेरिकल कर लिए, ठीक है, आप लास्ट अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन उठा लेना, आपको लगेगा 14 में से 14 मार्क्स ही आने थे। ये कॉन्फिडेंस आपको खुद को हो जाएगा, मेरे को देने की भी जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल चुका है। इस तरह से आपको हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मिल जाएगा कि हमारे कितने आवर्स में कंप्लीट होगा, कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हमें किस चीज पे फोकस करना है। जैसे मैंने आपको पीजीपी बताया, पीजीपी पे फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ किन चीजों पे फोकस करना है, वो फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ किन चीजों पे, न्यूमेरिकल पे, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।